हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज जिसका सभी को इंतजार था। हरियाणा बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। सबसे पहले बता रहे हैं हरियाणा न्यूज पर आपको, हरियाणा बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। अंबाला से रतनलाल कटारिया को टिकट मिला है। हरियाणा बीजेपी की लिस्ट जारी, रतनलाल कटारिया अंबाला से उतरेंगे चुनावी मैदान में। कुरुक्षेत्र से नायब सैनी को टिकट मिला है। अंबाला से रतनलाल कटारिया, कुरुक्षेत्र से नायब सैनी। बीजेपी की लिस्ट अब सामने आ गई है। हरियाणा लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। अंबाला से रतनलाल कटारिया को टिकट मिला है। भाजपा ने रतनलाल कटारिया पर बताया है और कुरुक्षेत्र से भाजपा ने नायब सैनी को टिकट दिया है। सिरसा से सुनीता दुग्गल को टिकट मिला है। हरियाणा बीजेपी की लिस्ट जारी, सिरसा से सुनीता दुग्गल चुनावी समर में उतरेंगी बीजेपी के लिए। कमल खैलाने, अंबाला से रतनलाल कटारिया उतरेंगे चुनावी समर में। कुरुक्षेत्र से नायब सैनी, सिरसा से सुनीता दुग्गल, करनाल से संजय भाटिया को टिकट मिला है। करनाल से संजय भाटिया चुनावी रण में उतरेंगे बीजेपी के लिए। अंबाला से रतनलाल कटारिया, करनाल से संजय भाटिया, सिरसा से सुनीता दुग्गल, कुरुक्षेत्र से नायब सैनी। ये बीजेपी की लिस्ट है लोकसभा चुनाव के लिए। हरियाणा बीजेपी की लिस्ट। सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक को टिकट मिला है। पूरी लिस्ट जान लेते हैं हमारे दिल्ली से ब्यूरो चीफ जितेंद्र चौधरी से। जितेंद्र, जिसका सभी को इंतजार था वो पल अब सामने है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। किस किस को कहां से टिकट मिला है बताएं। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सूची है वो जारी कर दी गई है और इस सूची में अगर हम बात करें तो अंबाला से रतनलाल कटारिया को ही एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसी तरीके से कुरुक्षेत्र से नायब सैनी, अब तक सांसद राजकुमार सैनी थे जो बागी तेवर अपनाते हुए जिन्होंने एक पार्टी का गठन किया था। वहीं सिरसा से सुनीता दुग्गल, करनाल से संजय भाटिया। करनाल पर ध्यान यहाँ हम दर्शकों का दिलाना चाहेंगे, करनाल से अश्विनी चोपड़ा अभी तक सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ टिकट बदलते हुए संजय भाटिया को दिया गया है। अश्विनी चोपड़ा की खराब तबीयत की खबरें जो है वो लगातार पहले से ही सुर्खियों में थी। सोनीपत से रमेश कौशिक मौजूदा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, एक बार फिर मौका दिया गया। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया गया है। ये तमाम जो टिकटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब अनाउंस कर दी गई हैं। यानी अब हरियाणा में कहीं ना कहीं जो सांसद को लेकर के जो चुनाव होना है, छठे चरण में जो चुनाव होगा उसके लिए बिगुल पूरे तरीके से अब फूंकते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी लोगों के बीच में नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो जो नाम सामने आ रहे हैं कि कहां से किसे टिकट मिला है, इस पर जरा विस्तार से हम बात करेंगे। क्या विश्लेषण है राजनीतिक विश्लेषकों का। रुख करेंगे प्रदीप नरूला की ओर। राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हमारे साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार। सिरसा से सुनीता दुग्गल को टिकट, वो पहले से ही चर्चा में थी और मेरे ख्याल से पिछली बार गठबंधन की वजह से ये सीट ILD के पास चली गई थी। हाँ। क्योंकि उनको जिस तरह से लाया गया था, वो रिजाइन करके आई थी जी। तो उनको पहले पिछली बार ही तय था और पिछली बार इसलिए उनका MLA लड़ना पड़ा कि ये सीट जो सिरसा की थी वो ILD के पास चली गई थी जी गठबंधन में। जी। तो ये तो लगभग पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि सुनीता दुग्गल नया चेहरा होंगी। और जहां तक करनाल वाली जो सीट है वो अप्रत्याशित है क्योंकि अरविंद शर्मा वहां से लड़ना चाह रहे थे। संजय भाटिया को देकर पार्टी ने फिर अपने कार्यकर्ता पे ही विश्वास जताया है। तो अरविंद शर्मा के लिए सोनीपत या रोहतक मेरे ख्याल से ऊपर दाव ये खेला जाएगा। और इस बड़ी खबर में भी सबसे बड़ी खबर ये है कि तमाम तरह के विरोधों के बावजूद भी कृष्णपाल गुर्जर को फरीदाबाद से टिकट दिया है। पार्टी ने पूरा भरोसा जताया है। प्रदीप जी बिल्कुल 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 पार्टी ने पूरा भरोसा जताया है और हम राजनीतिक हलके में पहले से ही कयास लगाया जा रहा था
कि जो विरोध वहां दिखाया जा रहा था वो विरोध पार्टी समझ रही थी कि किस तरह का है। वो कार्यकर्ताओं से अलग हटके भी कुछ विरोध था। जी जी। तो मेरे ख्याल से पार्टी का मूड ये रहा कि शायद लोग अभी भी सेंटर में चाहे कृष्ण पाल से कितनी भी नाराजगी हो, लेकिन वोट मोदी को पड़ेगा। बिल्कुल। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह को लेकर कुछ कहेंगे आप? तमाम तरीके की मुखालफत के बाद भी राव इंद्रजीत को माना जा रहा था कि पहले दिन से ही बीजेपी की जो 2 सीट जो क्लियर मानी जा रही थी, हाँ। वो फरीदाबाद और गुड़गांव में थी। गुड़गांव पे दूसरा किसी का कोई दावा ही नहीं था बीजेपी में, कोई चाह भी नहीं रहा था। तो गुड़गांव तो बिल्कुल तय था कि राव इंद्रजीत ही होंगे, क्योंकि जब भी हम बात करते थे कि कांग्रेस की एक तो रोहतक की सीट जी और बीजेपी की ये 2 सीट जी, इन पे पहले से ही तय था कि वही चेहरे आएंगे जो पहले सांसद हैं, और वही हुआ। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। हमारी एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गई हैं। प्रतिमा, बीजेपी की लिस्ट अब हमारे सामने है, ये बड़ी खबर है और इसमें भी ब्रेकिंग ये कि कृष्ण पाल गुर्जर को तमाम तरह के विरोधों के बावजूद भी टिकट दिया है, पार्टी ने पूरा भरोसा दिखाया है। बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी आज हालांकि लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। खास बात यह है, पहले जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी कि मौजूदा सांसदों का टिकट कटेगा, टिकट नहीं कटा है। विश्वास उन्हीं चेहरों पर जताया है पार्टी ने एक बार फिर से, जो पहले से सांसद थे। आपने जिक्र किया विरोध हालांकि बेशुमार हुआ, बेहिसाब हुआ, अलग अलग वर्गों की तरफ से कॉन्फ्रेंसेस की गई, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए पूरे फरीदाबाद में, लेकिन पार्टी के शुरू से ही ये स्टेटमेंट थी कि ये चुनाव इस तरीके के जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं उनके खिलाफ ये राजनीतिक कहीं न कहीं मंशा है, और पार्टी ने इसको दरकिनार किया। साफ तौर पे पार्टी ने इसको दरकिनार किया। और ये चुनाव कृष्ण पाल गुर्जर भी बार बार कह चुके हैं कि लोग मोदी के लिए वोट कर रहा है। लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और आम जनता का ये जो भाव है, और भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है कि आम जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर है, और एक बार फिर से कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, कैंडिडेट भी कह रहे हैं तो हमें पता है कैंडिडेट हम हैं, लेकिन लोग मोदी के लिए वोट कर रहे हैं और मोदी की लहर एक बार फिर से इनको लग रहा है कि मोदी की लहर में ये लोग भी जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो 50 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, ये साफ तौर पर ये बता रही है कि पार्टी को विश्वास है, पार्टी को ये लग रहा है कि एक बार फिर से ये चेहरे इनको जीत जरूर दिखा पाएंगे। रतनलाल कटारिया की बात कर ली जाए, हम सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक की बात कर लें, धर्मवीर सिंह की भी बात कर लें, क्योंकि इनका भी विरोध काफी हुआ था। हमने देखा वो किस तरीके से किसानों ने नारे लगाए, बहुत विरोध किया, तो वहां पर भी वापस जाना पड़ा, उनसे पहले लौटना पड़ा। लेकिन जी प्रतिमा, आप फोन पर हैं? चलिए संपर्क टूट गया, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये सूची दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर, सबसे पहले इस खबर को पहुंचाया हमने आप तक। ये बीजेपी की लिस्ट है, हरियाणा बीजेपी की लिस्ट है। कहां से, किस लोकसभा क्षेत्र से कौन चुनावी मैदान में उतरेगा, ये बीजेपी ने अब साफ कर दिया। हालांकि रोहतक और हिसार को लेकर अभी पत्ते नहीं खोले हैं बीजेपी ने। अंबाला से रतनलाल कटारिया को टिकट, कुरुक्षेत्र से नायब सैनी को, सिरसा से सुनीता दुग्गल को टिकट मिला है। हरियाणा न्यूज सबसे पहले ये खबर, ये लिस्ट आप तक पहुंचा रहा है। इलेक्शन की पल पल अपडेट के साथ सबसे पहले बने हुए हैं आपके साथ। हर एक जानकारी सबसे पहले हरियाणा न्यूज पहुंचा रहा है आप तक। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, सबसे पहले सुपर एक्सक्लूसिव ये लिस्ट पहुंचा रहे हैं आप तक। ये प्रदेश बीजेपी की लिस्ट है, लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश बीजेपी की सूची है। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को टिकट मिला, बेशुमार बेहिसाब विरोध दर्ज हुआ कृष्णपाल गुर्जर का, उसके बावजूद पार्टी ने कृष्णपाल गुर्जर में भरोसा दिखाया है। यह हरियाणा बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है। अंबाला से मौजूदा सांसद रतनलाल कटारिया को ही टिकट दिया गया है। जो ये खबरें आ रही थी, जैसा कि हमारी एडिटर इन चीफ कह रही थी कि मौजूदा सांसदों का पत्ता कटेगा और नए चेहरे देखने को मिलेंगे, ज्यादातर पुराने चेहरों पर ही पार्टी ने भरोसा जताया है। सिरसा से सुनीता दुग्गल को टिकट मिला है, करनाल से संजय भाटिया को टिकट दिया है बीजेपी ने।
करनाल से संजय भाटिया उतरेंगे चुनावी समर में कमल खिलाने के लिए। सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक को टिकट दिया गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह को टिकट मिला है। धर्मवीर सिंह वो दूसरे सांसद भाजपा के जिनका जबरदस्त विरोध किया गया, लेकिन पार्टी ने इन पर भी भरोसा जताया है। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह को टिकट मिला है। राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप निरूला को आप सुन रहे थे राव साहब के लिए कहते हुए कि भाजपा के पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं, यहां पर दूसरा कोई कैंडिडेट था ही नहीं, राव साहब को ही टिकट मिलना था। यह हरियाणा बीजेपी की लिस्ट है, सुपर एक्सक्लूसिव, सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव पर हर क्षण पल पल की अपडेट आपके टीवी स्क्रीन तक हरियाणा न्यूज सबसे पहले पहुंचा रही है। सुपर एक्सक्लूसिव लिस्ट, बीजेपी की लिस्ट, प्रदेश बीजेपी की लिस्ट आप देख रहे हैं। रोहतक और हिसार से पत्ते नहीं खोले हैं हालांकि भाजपा ने, लेकिन बाकी सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक को टिकट मिला है। करनाल से संजय भाटिया हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह को टिकट मिला है। बीजेपी से वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। चौहान साहब नमस्कार। प्रदेश बीजेपी की लिस्ट आ गई सर, लेकिन रोहतक और हिसार पर अभी पत्ते नहीं खुले। खुल जाएंगे, अभी कोई हरियाणा के लिहाज से बहुत देरी नहीं हुई है और समय आने पर वहां पे भी कमल का फूल, कमल की जो कली लेकर के हमारा कोई कार्यकर्ता उतरेगा और चुनाव में विजयी होकर लौटेगा। खबरें आ रही थी कि नए चेहरों को मौका मिलेगा, ज्यादातर पुराने लोग ही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हर चुनाव में और सबके सब नए हो ये तो संभव नहीं होता। मूल विषय किसी भी चुनाव में जी जो जीतने की में सक्षम जो प्रत्याशी होता है या कार्यकर्ता होता है उसको मैदान में उतारा जाता है। कई स्थानों पर एक से ज्यादा ऐसे सक्षम कार्यकर्ता होते हैं या नेता होते हैं जिनको चुनाव में उतारा जा सकता है। तो उनमें ये देखा होता है कि वहाँ के स्थानीय समीकरण कैसे हैं, सामाजिक समीकरण भी देखे जाते हैं, जीतने की क्षमता कम ज्यादा भी होती है, उसके आधार पर निर्णय होता है। जी, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर जी को और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को बीजेपी ने टिकट दिया है। लगातार विरोध झेल रहे थे और उसके बाद भी पार्टी ने यह भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी सभी फैक्टर्स को, जो जमीन के ग्राउंड के सारे फैक्टर्स हैं, उन पर विचार करके निर्णय लेती है। ऐसा कोई भी नहीं होता, कोई भी नेता नहीं होता जिसका विरोध करने वाले कुछ लोग न हो। हमारे यहाँ कभी कभी हरियाणा तो राम भी राजी नहीं कर सकता। कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो कभी प्रसन्न नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिनको भी चुनाव के दंगल में उतारा है वे विजयी होंगे और ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर एक बार पुनः अधिक बहुमत के साथ सौंपने का चुनाव है। प्रत्याशी जो भी हैं वे हर अवस्था में जीतेंगे। सर, लिस्ट सामने आ गई इसलिए ये कह रहे हैं या भीतर खाने कहीं अभी भी दिल धड़क रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर को जितनी खिलाफत झेलनी पड़ी, सीधे ये कहा गया कि मोदी से बैर नहीं, कृष्णपाल तेरी खैर नहीं, और उसके बाद भी टिकट का दिया जाना, कहीं भीतर खाने दिल धड़क रहा है क्या कि क्या होगा फरीदाबाद की सीट पर? फोन पर हैं चौहान साहब? चलिए, संपर्क टूट गया। सुपर एक्सक्लूसिव, ये बीजेपी की लिस्ट, प्रदेश बीजेपी की लिस्ट पहुंचा रहे हैं आप तक सबसे पहले हरियाणा न्यूज। इलेक्शन के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, प्रदेश बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। रोहतक और हिसार पर नाम उजागर नहीं किए। रोहतक और हिसार लोकसभा सीट से अपने पत्ते नहीं खोले। बाकी की तमाम सीटों पर बीजेपी ने नाम सामने रख दिए हैं। बीजेपी की सूची आ गई है। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह को टिकट मिला। यह अलग बात है कि इनका लगातार विरोध हो रहा था। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह को टिकट मिला। कांग्रेस से प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। कांग्रेस का रिएक्शन ले लेते हैं। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार। बीजेपी की लिस्ट आ गई सर, देखा आपने? नहीं, देखी नहीं अभी। मैं बताती हूँ। अंबाला से मौजूदा सांसद रतनलाल कटारिया को टिकट मिली है। टिकट मिला है। कुरुक्षेत्र से नायब सैनी को, सिरसा से सुनीता दुग्गल को। रोहतक और हिसार पे बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं।
हाँ जी। करनाल से संजय भाटिया को, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को। हाँ जी। चैलेंजिंग है? नहीं, ये तो हारे हुए चले हुए कारतूस है ये सारे। कौन से कारतूस है? कांग्रेस पार्टी जीतेगी 101%। कौन से कारतूस कहा आपने? चले हुए कारतूस, चले हुए कारतूस। चले हुए कारतूस? हाँ। कांग्रेस नहीं उतारेगी चले हुए कारतूस? कांग्रेस उतारेगी नए चेहरे। आप अच्छा। देख लेना, मैं 10 तारीख तक लिस्ट आ जाएगी। हाँ। हाँ। चले हुए न्यू कारतूस ब्रांड काम नहीं आएंगे बीजेपी के, आप ये कह रहे हैं? काम नहीं आएंगे, इनको हल्के में भी नहीं बढ़ने देते। आप देख नहीं रहे क्या? इनका तो इतना जबरदस्त विरोध है, इनको लोग घुसने ही नहीं देंगे विधानसभा क्षेत्रों में। सर, ये आपका उत्साह है या बयान? कुछ तो बोलना ही है, क्योंकि मौजूदा सांसद है रतनलाल कटारिया, इतना आसान है वहां से हरा देना उनको, या गुरुग्राम में राव इंद्रजीत को? उत्साह है मेरा 100%। कांग्रेस पार्टी जीतेगी मैम। 10 सीटें? 10 सीटें। कांग्रेस के पत्ते कब सामने आएंगे, कब खुलेंगे कांग्रेस के पत्ते? 10 तारीख तक मैम। फरीदाबाद से तमाम तरह के विरोध के बाद भी कृष्णपाल गुर्जर को और भिवानी महेंद्रगढ़ से विरोध के बाद भी धर्मवीर सिंह को टिकट मिला है। इन सीटों को साधना आसान होगा? आए दिन इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जनता घुसने नहीं दे रही। गृह युद्ध बीजेपी का बंद होने का नाम नहीं ले रहा। आपस में मंत्री लड़ रहे हैं, एमएलए एमपीओ के जूत बज रहे हैं। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं, ये सार्वजनिक हो चुकी है ये बातें। और जनता का तो सुने आप मेरा, नरेश शर्मा जी, फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर हटाओ वोट पाओ, ये बीजेपी के लिए नारे लगाए गए। उसके बाद भी कृष्णपाल गुर्जर को टिकट मिला है। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह को चिड़ियागांव में तो लोगों ने घुसने ही नहीं दिया था, बाहर से ही चलता कर दिया था, उन्हें वहां से टिकट मिला है। तो ये दोनों सीटें, धर्मवीर जी को, तो ये दोनों सीटें साधना क्या कांग्रेस के लिए बहुत आसान रहेगा? बिल्कुल आसान रहेगा। भारी मार्जिन से जीतेंगे मैम। भारी बहुमत कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है और 101% जीतेंगे। किंतु परंतु कुछ नहीं है, बीजेपी के पास उम्मीदवार ही नहीं है। सर, इस उत्साह के पीछे समीकरण क्या है? गणित समझाएंगे आप मुझे? हाँ, मैं गणित ये समझा रहा हूँ। हाँ। कि ये बता रहा था किसी से छुपी हुई बात नहीं है। गणित सबसे बड़ा, जनता मेहरबान तो ही उम्मीदवार पहलवान होता है। और जनता इनको अपने पार्लियामेंट क्षेत्र और विधानसभाओं के क्षेत्र में घुसने तक नहीं देती और भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। और जब जनता ज्यादा आक्रामक होती है तो यहाँ तक की नौबत है कि इनको पिटाई का सामना करने पड़े। फिर इनके कमांडो या जो भी पीएसओ वगैरह है वो बीच में आ जाते हैं, इनको बचा कर निकाल के गाड़ी में बैठा के बचाते हैं। तो ये सब देख रहे हैं, इतना बड़ा विरोध है तो जनता ही ने तो वोट देनी है, जनता ही विरोध कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। नरेश शर्मा जी, सिरसा से सुनीता दुग्गल को टिकट मिला है। हाँ, तो पहले वो विधानसभा में तो लड़ी थी ना। हाँ। क्या हाल हुआ था ये लोगों से, सामने है सबके। हाँ। और अब पार्लियामेंट में उतार दिया हारे हुए एमएलए को। तो सुनीता दुग्गल का नाम कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है सिरसा से? नहीं, हमारे अशोक तंवर जी हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो सिरसा से लड़ेंगे और जीतेंगे। सिरसा से लड़ेंगे अशोक तंवर जी? 100% लड़ेंगे और जीतेंगे। देख लीजिए सर, ब्रेक कर रहे हैं इस खबर को हम, आप लिस्ट बाद में जारी करेंगे और नाम पहले बता रहे हैं। 100% कर देना, किसी से कोई चिंता की बात नहीं है। सिरसा से सुनीता दुग्गल के सामने कांग्रेस से अशोक तंवर चुनावी मैदान में उतरेंगे। नरेश शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं? तय है मैम, वो तय है। और सीटों पर भी अगर आप नाम बताते नरेश जी। नहीं, और सीटों पर मैं बताने की स्थिति में इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, तो मैंने देखा है वो बता रहा हूँ। और सीटों पर तय नहीं है। गुलाब नबी आजाद जी आए थे। हाँ। और जो हमारे कैंडिडेट है वो इंडिकेशन कर रहे थे, मैं उसी के आधार पर बोल रहा हूँ। अच्छा। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ मैं एक शब्द भी। अच्छा। तो उन्होंने कि आने वाले उम्मीदवार आप क्या सोचते हो, रंगेर इसके पक्ष में भारी मतदान करना, एक एक कार्यकर्ता को गली गली में एक एक जनसंपर्क करना, एक एक बूथ पर जाना, एक एक मोहल्ले में जाना है, एक एक आदमी से मिलना है, हर वर्ग को साथ लेकर चलना है और जीत हासिल करनी है 10 की 10 सीटों पर। हमारे सीनियर नेता महासचिव है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय और हमारे प्रभारी है, वो खुल्लम खुल्ला रथ पर चढ़ के घोषणा करके और उसी आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ मैम।
चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश जी, वक्त दिया आपने, बहुत धन्यवाद। तो सिरसा से अशोक तंवर को उतारेगी कांग्रेस, गुलाम नबी आजाद ये इशारा करके गए हैं हरियाणा में। ये कहना है कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा का, भी आप उनको सुन रहे थे। सुपर एक्सक्लूसिव ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से ब्यूरो चीफ है जितेंद्र। रोहतक और हिसार पे बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले, यहां अभी होमवर्क पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो रोहतक हिसार अपने आप में काफी हॉट सीट रहने वाली है और लोगों की नजर भी खासतौर से इन दोनों सीटों पर रहेगी। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मौजूदा रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शिकस्त दे सके, क्या कुछ समीकरण तैयार किए जाए, इसको लेकर के अभी और इंतजार करना होगा रोहतक लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी को लेकर के। ठीक इसी प्रकार से हिसार में जहां पर कुलदीप बिश्नोई जो है उनका अच्छा खासा वर्चस्व रहता है मौजूदा समय में। जेजेपी पार्टी को गठित करने वाले और इस पूरे मामले में अगर हम बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल से हालांकि इससे पहले सांसद थे, उसके बाद तेवर देखने के लिए मिले कि किस प्रकार से एक नई पार्टी बनाई, पार्टी से अलग हुए। अपने आप में काफी चर्चा का विषय युवाओं के बीच में रहने वाले दुष्यंत चौटाला भी हिसार से सांसद है। ऐसी स्थिति में वहां दुष्यंत चौटाला और दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई के समीकरण को देखते हुए कोई निर्णय जो है पार्टी किस तरीके से करती है, इन तमाम चीजों को लेकर के अभी रणनीति बाकी है और इसीलिए इन दोनों हॉट सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी अपने पत्ते नहीं खोले गए। प्रतिक्रिया ले रही थी मैं जितेंद्र, अभी आपके फोन पर जुड़ने से पहले प्रदेश उपाध्यक्ष जो है नरेश शर्मा, वो कह रहे हैं कि सिरसा से सुनीता दुग्गल के सामने अशोक तंवर उतरेंगे, ये तय है। तो बिल्कुल, अगर हम बात करें तो करीब कांग्रेस में भी 5 से अधिक ऐसी सीटें हैं जो बस यात्रा हाल ही में जो हुई थी उसके माध्यम से तमाम जगह के प्रत्याशी जो हैं वो लगभग तय कर दिए गए थे, औपचारिक ऐलान उनको लेकर के बाकी था। ऐसी स्थिति में सिरसा से अशोक तंवर जो है वो प्रत्याशी रहेंगे, इस बात का ऐलान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बस यात्रा के दौरान ही कर दिया गया था। इसी प्रकार से भिवानी से भी धर्मवीर सिंह मैदान में है, दूसरी तरफ सुश्री चौधरी प्रत्याशी रहेंगी कांग्रेस की तरफ से, यह बात भी स्पष्ट हो चुकी थी। वहीं इसी प्रकार से रोहतक से मौजूदा समय में जो सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, उन्हीं को वापस मैदान में उतारा जाएगा। हिसार से अगर हम बात करें, हालांकि हिसार की पिक्चर कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें, भले ही कुलदीप बिश्नोई को लेकर के क्लियर हो, लेकिन कुलदीप बिश्नोई इस बात को लेकर शायद अभी तक क्लियर नहीं है कि किस प्रकार से वो अपनी राजनीतिक पारी आगे अब खेलने वाले हैं, क्योंकि अभी जिस प्रकार से उनकी गतिविधि पीछे देखने के लिए मिली है उसके बाद कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह इस बात पर लगातार लगता रहा है कि कुलदीप बिश्नोई आखिर क्यों पार्टी के कार्यक्रमों में मौजूद नहीं रह रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के बस यात्रा में पहुंचने के बाद उन्होंने जरूर अपनी उपस्थिति वहां पर दिखाई थी, लेकिन दूसरी जो पार्टी के लगातार कार्यक्रम चुनाव को लेकर के हो रहे हैं, रणनीति को लेकर के हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं नदारद कुलदीप बिश्नोई नजर आते हैं। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र से अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जो है वो मैदान में कांग्रेस की तरफ से रहने वाले हैं। वहां नया कार्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेला गया है राजकुमार सैनी के बागी होने के बाद और नई पार्टी गठित करने के बाद। वह नायब सैनी सामने होंगे तो दूसरी तरफ नवीन जिंदल की उम्मीद जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाई जा रही है और इस बात को लेकर के कांग्रेस नेताओं ने अनौपचारिक तौर पर यह ऐलान भी किया हुआ है। एक बार फिर कुलदीप बिश्नोई पर आते हैं, जिस तरह का बयान आ रहा था कुलदीप बिश्नोई का कि जहां राहुल होंगे वहां मैं रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा, तो वो राहुल ब्रिगेड में शामिल होना जरूर चाहेंगे अगर पार्टी मौका देती है तो। देखिए, राहुल ब्रिगेड में शामिल होना और इस तरीके का बयान देना जहां पर गुलाम नबी आजाद, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक तंवर सरीख के नेता मौजूद रहे और पार्टी की रणनीति प्रदेश के अंदर तैयार की जाए, वहां उनको सीधे किस प्रकार से मुख्यमंत्री बना दिया जाए, यह लगातार प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और शायद यही उनकी महत्वाकांक्षा है जिसको लेकर के पार्टी के कार्यक्रमों में अमूमन कुलदीप बिश्नोई जो है वो देखे नहीं जाते और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा राजनीतिक तौर पर पीछे समय में हमने देखा भी कि किस तरीके से उन्होंने भुगता है। और फिलहाल भी अगर हम बात करें तो शीर्ष आला कमान के साथ अपने संपर्क की बात, मिलने की बात, कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद रहने की बात कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भले ही कही जाती हो, लेकिन अगर पार्टी के कार्यक्रमों में वो शामिल नहीं होते तो गुटबाजी को जिस प्रकार से दूर करने को लेकर के कांग्रेस आला कमान लगातार प्रयासरत है, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट जो है कुलदीप बिश्नोई के इन कार्यक्रमों में नदारद रहने की वजह से होगी और ऐसी स्थिति में नाराजगी का सामना उन्हें झेलना पड़ेगा, जिसको कांग्रेस ऐसी स्थिति में जब
उन्हें लगता है कि उनके पास सबसे मजबूत दावेदार लोकसभा प्रत्याशियों के तौर पर है, वहां किसी प्रकार की गुटबाजी ना हो। ऐसी स्थिति में कांग्रेस इससे कैसे निपटती है, यह भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण सवाल उठता है। ये सवालों के घेरे ही हैं जिसकी वजह से कुलदीप बिश्नोई पर लगातार प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और उनकी सुर्खियां भी पिछले दिनों देखने के लिए मिली थी, जिनको उन्होंने अगले ही दिन अखबार में छपने के बाद खंडित कर दिया। चलिए एक बार फिर बीजेपी की लिस्ट पर आती हुई एक सवाल रह गया जितेंद्र, 2 सीटों पर नाम अनाउंस नहीं किए हैं बीजेपी ने, रोहतक और हिसार। ठीक, जब ये लिस्ट जारी कर रही थी बीजेपी कुछ बताया कि कब तक इन 2 सीटों पर नाम जारी हो जाएंगे? देखिए, इसको लेकर के पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें चर्चा हो चुकी है। हिसार और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रोहतक, ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के पास मजबूत नेता हैं और ऐसी स्थिति में ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि दूसरी तरफ जेजेपी की तरफ से मौजूदा जो सांसद अगर हम बात करें दुष्यंत चौटाला अगर वहां पर होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए काफी मशक्कत इन सीटों को निकालने को लेकर के होगी। और इसी रणनीति पर तमाम तरीके के समीकरण, चाहे वो जातीय समीकरण हो, संख्या का समीकरण हो, उन तमाम समीकरणों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्य किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति भी देखी जा रही है कि कुलदीप बिश्नोई वाकई क्या कांग्रेस के साथ संतुष्ट हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर वो अभी कोई और राजनीतिक रास्ता भी देख सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी के इस लिस्ट पर हालांकि प्रतिक्रियाओं के लिए और 2 नए नाम जानने के लिए जरूर लौटोगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद। सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम की तरफ। हमारे सहयोगी मुकेश गुप्ता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए। मुकेश, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, बीजेपी की लिस्ट सामने आ गई है। जिन नामों का ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया है उन नामों पर एक एक करके मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी। सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर का। इनकी खिलाफत जिस तरह से हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद पार्टी इस बार भरोसा ना जताए। आवाज मिल रही है मुकेश? चलिए, संपर्क नहीं बन पाया, दोबारा से न्यूज रूम की तरफ जाने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव इन तस्वीरों को पहुंचा रहे हैं। यह बीजेपी की लिस्ट है, प्रदेश बीजेपी की लिस्ट। सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक को टिकट मिला है। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह को टिकट दिया है भाजपा ने कमल खिलाने के लिए। इनके अलावा गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। हरियाणा बीजेपी के इस लिस्ट में फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर पर भरोसा जताया है भाजपा ने। बेशक ये कहा गया हो कि कृष्णपाल गुर्जर को हटाओ और वोट पाओ, लेकिन फिर भी कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया है बीजेपी ने। हरियाणा बीजेपी की इस लिस्ट पर ज्यादा बातचीत के लिए एक बार फिर रुख करेंगे न्यूज रूम की तरफ। हमारे सहयोगी मुकेश गुप्ता जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए। मुकेश, बीजेपी की इस लिस्ट पर एक एक करके नामों पर चर्चा करना चाहूंगी। जिस तरह से कृष्णपाल गुर्जर और धर्मवीर को लग रहा था, इनके नामों को लेकर ऐसा लग रहा था कि पार्टी कुछ सोच सकती है, क्योंकि बहुत मुखालफत झेलनी पड़ी पिछले दिनों, अगर बात करें धर्मवीर की या फिर कृष्णपाल गुर्जर की। बिल्कुल अनामिका, कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद की सीट से और जो है कहीं ना कहीं एक पूरे टिकट मिलने में कहें कि संजीवनी मिली है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बीते दिनों में लगातार उनके जो है प्रति खबरें ऐसी आ रही थी कि बीजेपी अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेताओं के लिए जो लेटर लिखे जा रहे थे कि इनकी छवि साफ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने एक बार कृष्णपाल गुर्जर के ऊपर एक भरोसा जताया है और मुझे लगता है उनके लिए खुशी की बात होगी। लेकिन साथ ही साथ बाकी जो 3 नए नाम जोड़े गए हैं इस पूरे 8 कैंडिडेट की लिस्ट में, वो सबसे अहम बात यह है कि पूरे जो है 8 लोगों की लिस्ट में, लगभग 8 प्रत्याशियों की लिस्ट में जो है 3 नए नाम है, जिसमें जो है नायब सैनी है और उसके बाद सुनीता दुग्गल है, जो कि जो है हरियाणा में एक चेहरा थी, प्रवक्ता के रूप में मीडिया में एक फेस था उनका। और साथ ही साथ चूंकि रिजर्व सीट था, इस वजह से बीजेपी को एक कैंडिडेट ढूंढने में कहीं ना कहीं जो है दिक्कत हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि एक महिला के रूप में उनको प्रस्तुत करना था, उनको कहीं ना कहीं सीट में एक जगह देनी थी। उसके लिए मुझे लगता है कि सुनीता दुग्गल के नाम पे जो है सहमति बनी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां से सुनीता दुग्गल को चुनाव लड़ाया जा रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं एक बाहुल्य क्षेत्र है उनकी जाति का। और सबसे समीकरण बदलने में बीजेपी जो है इन तमाम जो नाम प्रस्तुत किए हैं उनमें से कहीं ना कहीं वो हर समीकरण को, हर पहलू को देखते हुए अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया है। बिल्कुल। और करनाल से संजय भाटिया पर क्या कहेंगे?
देखिए, निश्चित तौर पे संजय भाटिया का जो है कांग्रेस का इतिहास रहा है और सबको पता है कि कहीं ना कहीं पार्टी में जो एक अंदरूनी गतिविधि भी चल रही थी जो है कैंडिडेट्स को लेकर के। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह थी कि संजय भाटिया जब से पार्टी ज्वाइन किए हैं उनको लेकर के उनको आश्वस्त किया गया था राष्ट्रीय लेवल पे कि कहीं ना कहीं उनको टिकट दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि उनके लिए करनाल जो एक सुनिश्चित किया गया, चूंकि एक पहले से भी वो एक चेहरा रहे हैं वहां पे, और इसी के कारण जो है संजय भाटिया को पार्टी ने एक अपने कहीं ना कहीं अश्विनी कुमार जो पहले से मौजूदा सांसद है उनको हटाकर उनके नाम पे चर्चा ना कर करके संजय भाटिया के नाम पे मुहर लगाई है। और पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं संजय भाटिया सीट को निकालने में बीजेपी को जो है सीट को निकालने में खुश करने में काफी जो है अव्वल रहेंगे। बिल्कुल, अश्विनी कुमार का जाना तय था। बीजेपी पहले ही कह रहे थे कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो शायद चुनावी मैदान में नहीं उतर पाएंगे और यहाँ नया चेहरा आएगा, और वो नया चेहरा संजय भाटिया के रूप में यहाँ पर बीजेपी ने चुनावी समर में उतार दिया है। सुनीता दुग्गल को लेकर एक बार फिर से वापस आते हैं। आपने कहा कि जिस तरह से वो जात बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर कोशिश उनको करनी होगी, और सुनीता दुग्गल के सामने अगर कांग्रेस से अशोक तंवर उतर जाते हैं, नरेश शर्मा को आप सुन रहे होंगे, अभी बात कर रहे थे हरियाणा न्यूज से, वो कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने भरोसा जताया है अशोक तंवर यहां से डेफिनेटली उतरेंगे चुनावी मैदान में। तो सुनीता दुग्गल के लिए, भाजपा के लिए ये सीट साधना, ये सीट लेकर आना आसान होगा क्या? बिल्कुल अनामिका, चूंकि अशोक तंवर जो है कहीं ना कहीं जो है एक अच्छे राजनीतिक मजे हुए खिलाड़ी हैं और वर्तमान में एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के बड़े ओहदे पे है, और ऐसे में सुनीता दुग्गल उनके सामने एक बड़ी चुनौती होंगी। और सबसे बड़ी बात, सुनीता दुग्गल के लिए भी अशोक तंवर जो है कहीं ना कहीं एक बड़े चुनौती के रूप में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुनीता दुग्गल के लिए भी राहें आसान नहीं होगी। अशोक तंवर का एक काफी वोट बैंक है सिरसा के अंदर, लेकिन साथ ही साथ तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी कि यहां से किसी और को पार्टी टिकट दे सकती है, लेकिन एक महिला के रूप में कहीं ना कहीं सुनीता दुग्गल जो है एक अपने मीडिया में अपने वक्ताओं के रूप में जानी जाती हैं। और उसके साथ साथ जो पार्टी की रणनीति थी सुनीता दुग्गल के ऊपर जो है अपने सहमति जताने का, मुझे लगता है कि सुनीता दुग्गल के लिए भी रणनीति बनाना बहुत मुश्किल होगा अशोक तंवर के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही जो लोग हैं वो एक ही जाति से आते हैं, और वहां पे चूंकि रिजर्वेशन ऐसी सीट है उसको लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, दोनों ने ही इस बात को बहुत ही निर्णायक तरीके से लिया है कि आखिर उम्मीदवार किसको उतारा जाए, और उसके बाद जाकर के कहीं फैसला हुआ है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि अशोक तंवर ही जो है वहां से चुनाव मैदान में उतरेंगे। हालांकि उनके पार्टी नेताओं का कहना है कि अशोक तंवर ही कैंडिडेट हो सकते हैं। ठीक है, गुलाम नबी आजाद ने कहा है तो इस पर बात किया जा सकता था। खैर, बीजेपी की लिस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं। रोहतक और हिसार से बीजेपी ने अभी तक नाम अनाउंस नहीं किया। हालांकि 12 मई को यहाँ पर चुनाव होने हैं तो अभी वक्त है बीजेपी के पास, लेकिन फिर भी क्या इसे ये समझा जाए कि दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला सरीखे नाम, दुष्यंत चौटाला और दीपेंद्र हुड्डा सरीखे चेहरे बीजेपी के पास फिलहाल तो नहीं है, मंथन की जरूरत है? बिल्कुल अनामिका, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि हुड्डा जो है रोहतक हुड्डा का गढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला वो हिसार से एक मजे हुए नेता के तौर पे अपनी पहचान रखते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब तमाम गतिविधियों के बीच अभी पार्टी निर्णय लेने में असफल रही है कि आखिर उनका चेहरा कौन होगा, क्योंकि चेहरा ढूंढने में अभी भी मुझे लगता है उनको मुश्किलें सामने फेस करना पड़ रहा है। यही कारण है कि अभी तक रोहतक और हिसार से जो है पार्टी का नाम, पार्टी के कैंडिडेट के नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन तमाम जो बड़े नेता हैं, जो जिस तरीके से बातें और सामने मीडिया में बातें निकल के आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं लगता है कि इन दोनों सीटों पे भी जल्दी से जल्दी नाम की चर्चा हो जाएगी। लेकिन चूंकि अब 1 महीने लगभग 6 से 7 दिन का लगभग वक्त बचा है आज से वोटिंग पड़ने का, उसके साथ साथ तमाम उनकी रणनीति के हिसाब से तैयारी भी करनी है। लेकिन साथ ही साथ उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत उत्सुक हैं कि आखिर हिसार या रोहतक से जो है बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा। और इसके क्योंकि आज ही जो है जो सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने दावा किया है कि रोहतक सीट जो है लगभग 2 से 2.5 लाख वोटों से वो जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में बहुत ज्यादा जो है एक कहीं ना कहीं से विश्वास से भरपूर हैं कि वो इस सीट को निकाल सकते हैं। लेकिन
अभी भी उनके कैंडिडेट का चुनाव नहीं हुआ है। ऐसे में मुश्किलें, ये पता चलता है कहीं ना कहीं मैसेज देता है कि आपके लिए कैंडिडेट ढूंढना ही बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा है वहां पे। इन दोनों हरियाणा में कैंडिडेट नहीं है, अगर होते तो शायद बीजेपी की इस लिस्ट में नाम होता, या फिर अभी तक एक मंत्रणा नहीं हो पाई है, एक निष्कर्ष पर बीजेपी नहीं पहुंच पाई है कि रोहतक और हिसार से किसका नाम दे। या फिर इसे इस तरह से देखा जा सकता है मुकेश कि जिन नए चेहरों की बात हो रही थी, जिन पैराशूट उम्मीदवारों की बात हो रही थी, वो इन 2 सीट से देखने को मिलेंगे, या इस रेस में कोई नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अनामिका, अभी तक जो है पार्टी की तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है, ना ही कोई एक तरह से कह सकते हैं कि कोई कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर इन 2 जगहों से पार्टी के कैंडिडेट कौन से हो सकते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि दुष्यंत हिसार से और दीपेंद्र हुड्डा जो है वो रोहतक से वर्तमान में सांसद हैं, और ऐसे दोनों चेहरे अपने आप में कहीं ना कहीं एक मजबूती दावेदारी पेश करते हैं। हालांकि सबको पता है कि बीच बीच में कभी ऐसे चुनाव, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो या किसी भी छोटे मोटे चुनाव की बात करें, वहां पे दीपेंद्र के गढ़ में ही बीजेपी ने और जो है निर्दलीय जो है वोट जो पार्षदों ने जो है सेध लगाई थी। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर भी सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर विकास के कार्य कैसे हुए थे कि आपके गढ़ क्षेत्र में ही दूसरे कैंडिडेट सेध लगा रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं चूंकि तैयारियां हर किसी की लोकसभा चुनाव और लोकल चुनाव में बहुत अंतर ऐसे पंडितों का कहना है माना जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ अब यह देखना होगा कि दीपेंद्र हुड्डा या फिर जो है हिसार से दुष्यंत चौटाला के टक्कर में बीजेपी के पास ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो जल्दी से जल्द अनाउंसमेंट करके मीडिया के सामने और अपने कार्यकर्ताओं के सामने नाम को पेश करते हैं। दीपेंद्र के गढ़ में निर्दलीय पार्षदों के जीत जाने के बाद भी दीपेंद्र का कद और दुष्यंत चौटाला का कद कहीं ना कहीं बीजेपी समझ रही है, यही वो वजह है कि यहाँ पर अभी तक बीजेपी के पास नाम नहीं है। मुकेश, बिल्कुल अनामिका, बीजेपी अभी भी नाम को अनाउंसमेंट करने में जिस तरीके से लेट लतीफी हो रही है, क्योंकि हर एक पार्टियां जो है एक दूसरे का चेहरा देख रही हैं कि उनके कैंडिडेट कब उतारे जाएं, तो बीजेपी कांग्रेस का कैंडिडेट की एक दूसरे के पत्ते खुलने के इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि थोड़े दिन पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पहले बीजेपी अपने कैंडिडेट को देखे, हमारे कैंडिडेट की अपनी तैयारी पूरी अंदर से चल रही है, और जिस तरीके से वो आश्वस्त थे कि हम पार्टी आलाकमान या शीर्ष नेतृत्व पे अपने तमाम जो लोकल फीडबैक है कि किसको कैसी रिपोर्ट देनी है, उसके आधार पे वो फीडबैक की तैयारी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो आश्वस्त हैं कि हमारे कैंडिडेट किस तरीके से होंगे और यहाँ पे कौन होंगे, क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कहीं से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन इस पे भी संशय बना हुआ है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात कह चुके हैं कि पार्टी जिस तरीके की जिम्मेदारी देगी वो उसे पूरी करेंगे, लेकिन सवाल फिर से भी वो बना हुआ है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट की लिस्ट का ऐलान होना है वो अभी तक फिलहाल नहीं है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लेत लतीफी हो रही है सिर्फ इन्हीं बिंदुओं पे हो रही है कि दोनों के चेहरे ढूंढने में अभी भी पार्टी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी वक्त है, 12 मई को चुनाव है, बीजेपी इन दोनों सीटों पर अपना नाम अनाउंस कर सकती है, अभी बीजेपी के पास भी वक्त है। सबसे पहले ये लिस्ट जो हम पहुंचा रहे हैं, या हमारी ओर से कोई लेट लतीफी नहीं हुई। बहरहाल, मोदी से बैर नहीं, कृष्णपाल तेरी खैर नहीं, गुज्जर हटाओ वोट पाओ, ये जो नारे गूंजे फरीदाबाद की फिजाओं में, उसके बाद भी कृष्णपाल गुज्जर को फरीदाबाद से बीजेपी ने टिकट दिया, रिस्क लिया। देखिए, ये तो 12 मई का जो है कहीं ना कहीं चुनाव की तारीख है और उस दिन वो मतदान तय करेगा कि आखिर जो है बीजेपी ने कैसा रिस्क लिया है। लेकिन जिस तरीके से विरोध हो रहा था, वैसे मुझे लगता है कि पार्टी ने या पार्टी के तमाम जो नेतृत्व है बीजेपी के, चाहे वो संगठन के हो चाहे पार्टी कार्यकर्ता के हो, कहीं ना कहीं कृष्णपाल गुर्जर के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया है। क्योंकि माना जाता था कि पहले कहीं ना कहीं एक किसी और चेहरे को उतारा जा सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां से कृष्णपाल गुर्जर के अलावा पार्टी को कोई ऐसा फेस दिख रहा था। मुझे लगता है यही कारण थी कहीं ना कहीं कि जो है कृष्णपाल गुर्जर के ऊपर जो है एक बार पार्टी ने फिर से भरोसा जताया। और इसकी समय सीमा यह भी कहा जा सकता है कि चूंकि समय बहुत कम है, ऐसे में किसी और का चुनाव चिन्ह करना वो भी एक पूरे रणनीति के तहत ही कोई भी पार्टी करती है। अनामिका, बिल्कुल। और धर्मवीर के नाम को लेकर आप क्या कहेंगे? भिवानी महेंद्रगढ़ से मुखालफत इनकी भी कम नहीं हुई थी, तो यहां पर भी बीजेपी ने रिस्क लिया या फैसला जो लिया वो सही किया? देखिए अनामिका, सबसे बड़ी बात तो ये कहें कि पार्टी चूंकि अपने अपने कैंडिडेट जरूर उतार रही है, लेकिन पार्टी कैंडिडेट वो अपने फेस पे चुनाव कम लड़ करके मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ने की हर कोई बात कर रहा है। चाहे वो देश का कोई भी हिस्सा हो, हर कोई अपने नाम के आगे मोदी का नाम जोड़ रहा है। यानी कि सबको पता है कि अपने काम की दक्षता आपने क्या किया है वो नहीं बताना चाहते हैं, आपसे जनता कितनी खुश है वो नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन मोदी और उनका नारा जो है कहीं ना कहीं जनता के बीच में लेके जाने की एक बात कही जा रही है। और उसी के अनुसार मुझे लगता है कि
पार्टी का हर जो है कैंडिडेट जो है अपने काम से ज्यादा और अपने नेतृत्व से ज्यादा मोदी के नेतृत्व को लेकर चल रहा है। यानी कि साफ तौर से कह सकते हैं कि अपनी फेस वैल्यू ना हो करके मोदी की फेस वैल्यू को सामने करके वोट मांगने की पूरी कोशिश की जा रही है। और लगभग पिछले चुनाव में जो हुआ, मुझे लगता है इस चुनाव में कुछ ऐसे भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों का नाम आगे रखा है उसमें केवल 3 नए चेहरे हैं। करनाल से सबको पता था कि यहां से नया चेहरा होगा ही होगा, बाकी के 2 नाम और हैं। ठीक, फिर इस तरह से जो कहा गया लगातार कि इस बार नए चेहरे लेकर आएंगे, आप नए चेहरे देखेंगे। भाजपा प्रवक्ताओं ने खुद हरियाणा न्यूज पर कई बार इसे कहा। ये किसी तरह की माहौल बांधने की कोशिश हो रही थी क्या, ताकि सामने वालों को, दूसरे दलों को भ्रमित रखा जा सके? देखिए अनामिका, निश्चित तौर पे पार्टी लगभग हर स्तर पे अपने हर रणनीति के हिसाब से काम करके अपना काम करने की और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि सबको पता है कि किसी ना किसी हद तक जो एक खबरें भी अभी आ रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और आपका गठबंधन हो सकता है। और ऐसे में आज जो है एक बयान में दुष्यंत चौटाला ने कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर अपना करके इन दोनों गठबंधन के ऊपर यह साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं वो भी इस गठबंधन के पक्ष में। तो निश्चित तौर पे बीजेपी किसी भी मौके को चूकना नहीं चाहती, वो किसी भी रणनीति से अपना खिलवाड़ नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुराने चेहरों पे भरोसे करने की एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि राजनीतिक समीकरण जो इस वक्त हरियाणा का बना हुआ है वो सबसे एक अहम मुद्दा हुआ है कि आखिर किस कैंडिडेट पे भरोसा जताया जाए, वो कौन सी जाति, क्योंकि हर तरह के फैक्टर देखे जाते हैं किसी भी चुनाव में। और बीजेपी इन सब चीजों में ज्यादातर जो है अपने गुणा गणित भाग करने में सबसे ज्यादा आगे रहती है कि आखिर उसका कैंडिडेट किस तरीके से होगा, और हमेशा से वो वर्तमान की राजनीति को ध्यान में रखते हुए अपनी कैंडिडेट को उतारने की कोशिश करती है। अनामिका, बिल्कुल, गुरुग्राम सीट पर बात करना बेहद जरूरी है। हमने धर्मवीर और कृष्णपाल गुर्जर को लेकर बात की कि मुखालफत हुई, लोगों ने इनका विरोध किया। हालांकि बीजेपी ये कहती रही कि ये सियासी षड्यंत्र हुआ है और इन पचड़ों में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी ने वो करके दिखा भी दिया, दोनों का नाम सामने रख दिया। धर्मवीर लड़ेंगे ही भिवानी महेंद्रगढ़ से और कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से, ठीक। लेकिन राव इंद्रजीत कई बार सरकार के खिलाफ बोलते हुए इनको देखा गया। उसके बाद भी गुरुग्राम से राव इंद्रजीत को टिकट, पार्टी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था इसलिए, या इस तरह की किसी भी तकरार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया बीजेपी ने? बिल्कुल अनामिका, राव इंद्रजीत की बात करें तो सबसे हालिया जो एक लोकल बॉडी और राव इंद्रजीत के तमाम समर्थकों के बीच में देखने को मिला था, वो सबसे ज्यादा ताजा उदाहरण था नगर निगम गुरुग्राम का चुनाव। उसमें साफ तौर से देखने को मिला था कि कैसे राव इंद्रजीत के समर्थक अलग हैं और बाकी जो है राव नरवीर के समर्थक अलग हैं। तो दोनों ओहदे जो है, दोनों चेहरे जो है अपने अपने समर्थकों के द्वारा जो है सरकार बनाने गिराने में नगर निगम के लगे हुए हैं। लेकिन राव इंद्रजीत की अगर हम बात करें तो उनकी अपनी गुरुग्राम के अंदर एक अच्छी छवि है और एक लंबे समय से वो जो है यहाँ पे सांसद बने हुए हैं। और यही कारण है कि केंद्र सरकार में उनके ऊपर हमेशा से एक बड़ा दायित्व दिया जाता है, चाहे बड़े मंत्रालय की बात हो या फिर मोदी सरकार के काफी निकट मंत्री के रूप में भी उनको देखा जाता है। तो निश्चित तौर पर राव इंद्रजीत के ऊपर भरोसा जताने की एक वजह यह भी हो सकती है कि तमाम पार्टी शीर्ष नेतृत्व में उनकी एक अपनी अलग पहचान है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी भी जो है ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट देखने की जरूर बात हो रही थी कि आखिर कांग्रेस जो है गुड़गांव से कैंडिडेट कौन सा उतारती है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक टिकट को लेकर जो लेट लतीफी चल रही थी वो एक वजह बन रही थी। लेकिन राव इंद्रजीत के टिकट के ऊपर मुझे लगता है कि तमाम सारे कार्यकर्ता से लेकर राव इंद्रजीत को खुद भी भरोसा था कि उनकी टिकट कहीं टस से मस या इधर से उधर नहीं हिलने वाली है। उम्मीद करें बहुत ही जल्द हमें दूसरे और भी राजनीतिक दलों की लिस्ट और सूचियां उनकी ओर से देखने को मिलेंगी, क्योंकि सभी को इंतजार इसी बात का था कि कोई तो पहले आए और अपने पत्ते खोले। बीजेपी ने पत्ते खोल दिए। बिल्कुल अनामिका, अगर कह सकते हैं कि चूंकि गर्मी भले शुरू हो गई है लेकिन राजनीतिक गर्मी अभी कहीं से देखने को मिल नहीं रही है, क्योंकि अभी चूंकि एक वक्त और एक महीने और लगभग कुछ दिन का ही समय बचा हुआ है। लेकिन एक जो चुनाव का माहौल होता है हरियाणा के अंदर, कुछ ऐसे पार्टी के बड़े नेताओं ने भी महसूस किया कि वो चुनावी गर्मी अभी देखने को नहीं मिल रही है। भले ही सूरज का तापमान जो है इतना गर्मी हम सभी के अंदर पहुंचा रहा हो, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक गर्मी कहीं से देखने को नहीं मिल रही। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आज जो बीजेपी की लिस्ट निकली है उससे कहीं ना कहीं सियासी गर्मी भी बढ़ना शुरू हो जाए और इसके साथ साथ तमाम पार्टियां जो है वो अपने सिक्के और या पत्ते खोलने में जल्द से जल्द लेट लतीफी न करके जल्दी से जल्द अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी की जो लिस्ट सामने आई है इसकी गर्माहट तो जरूर पहुंची होगी दूसरे राजनीतिक दलों में, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, किसी की भी अगर हम बात कर ले तो वहां पर अब कार्रवाई और ज्यादा तेजी से होगी कि यहां पर ये नाम सोच रहे थे अब ये नाम किया जाए, इस तरह की अब सुगबुगाहट
बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे अब एक पार्टी जो कह सकते हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी के जो है उम्मीदवारों को, जो खुद भी वर्तमान में इनकी सरकार है और केंद्र में चाहे स्टेट में हो, ऐसे में उनके कैंडिडेट का नाम अनाउंसमेंट हो गया तो निश्चित तौर पे कांग्रेस भी अब चुकेगी नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि वो पहले भी इशारा कर चुके हैं कि बीजेपी अपने पत्ते खोले, यानी कि कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से पार्टी के अंदर पूरी तैयारियां हो चुकी है। और लेकिन इनेलो या बाकी अदर पार्टियों की हम बात करें जिनके कई सारे जो है गठबंधन की बात को लेकर के चल रहे थे कि उनके साथ इनका गठबंधन हो जाना है, आप या कांग्रेस के गठबंधन, मुझे लगता है कि कई सारे बिंदुओं पे इसको लेकर चर्चा इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस आपका गठबंधन होना है कि नहीं होना है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व में कहीं ना कहीं बात चल रही है। लेकिन लोकल बॉडी जो हरियाणा की है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हम सीधे साफ तौर पे बात करें, दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा, वो साफ तौर पे ये कह चुके हैं कि कांग्रेस में किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं है, यानी वो साफ तौर पे अपने आप में मजबूत समझ रहे हैं अपने आप को चुनाव लड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट कहीं ना कहीं वो लोग इंटरनल रूप से भेज चुके हैं कि हमारे पार्टी के अंदर स्थिति कैसी है और किस तरीके के लोगों का चुनाव यहाँ पे कैंडिडेट के रूप में होना चाहिए। चलिए, अंबाला से रतनलाल कटारिया को टिकट, ये सीट बीजेपी की झोली में ही आनी थी, इसलिए रतनलाल कटारिया को। देखिए अनामिका, निश्चित तौर पे चुनाव एक ऐसा पर्व है जिसमें जनता ये तय करती है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट होना है। कई बार मंसूबे ये हम लगा के बैठते हैं कि वो व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं किसी ना किसी। मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी कि ये सीट बीजेपी की झोली में ही आनी थी, इसलिए रतनलाल कटारिया को रिपीट किया क्या बीजेपी ने? क्या बीजेपी ऐसा कुछ सोच रही है? देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी तो अपने अंबाला सहित तमाम सीटों के बारे में ऐसा ही सोच रही होगी कि वो सारी सीटें उसकी झोली में आए, लेकिन रतनलाल कटारिया को लेकर के कुछ ऐसा विशेष अपने मन में कुछ स्थिति बनाना कि वो सीट उनकी झोली में आएगी, मुझे लगता है कि इस पे अभी कहीं ना कहीं टिप्पणी करना गलत होगा, क्योंकि रतनलाल कटारिया को लेकर के कोई ऐसी छवि नहीं बनी है अंबाला के अंदर जिसको लेकर के उनको ये कह सकते हैं कि वो रिपीट एंड रिपीट वाले कैंडिडेट हो सकते हैं। कहीं ना कहीं विरोध उनका भी है, क्योंकि अंबाला में भी बहुत सारी चीजों की अव्यवस्थाएं अभी भी फैली हुई हैं, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो या चाहे केंद्र में तमाम योजनाओं से संबंधित हो, जिसको लेकर के एक सांसद होने के नाते उनके ऊपर किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया गया। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं अंबाला की जनता, अब ये तय करना 12 मई को तय होगा कि अंबाला की जनता रतनलाल कटारिया को फिर से दोबारा सांसद बनाती है या फिर मोदी के चेहरे पे वहां पे वोट जाता है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इलेक्शन पर पल पल की अपडेट अब तक सबसे पहले पहुंचा रहे हरियाणा न्यूज। प्रदेश बीजेपी ने 8 नामों की लिस्ट जारी कर दी। रोहतक और हिसार पर अभी टाइम ले रही है बीजेपी के, यहां से कौन भाजपा का चेहरा होगा, भाजपा का उम्मीदवार होगा। रोहतक और हिसार से कमल खिलाने के लिए कौन चुनावी मैदान में उतरेगा, इस पर बीजेपी अभी समय ले रही है। लेकिन बीजेपी ने जिन सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं उसे लेकर यह विस्तृत बातचीत आप देख रहे थे। अब बीजेपी की लिस्ट के बाद तमाम दूसरे राजनीतिक दल एक एक करके अपने पत्ते खोलते हैं, क्या ये देखने लायक होगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।